they also start neglecting that because ये ठीक नहीं होने वाला, इग्नोर के डिमेंशिया है तो कुछ नहीं हो सकता. Hello everyone, welcome to Aram Mental Wellness Podcast Inside the Therapist Room. Today we have with us Dr. Ravi Soni, Hello. famous geriatric psychiatrist in Ahmedabad. Sir का experience है more than 10 years and अभी he is working at JIPS Hospital as a partner and as a psychiatrist. Sir, I'd really like to start with one personal question जिससे मतलब मेरी बहुत curiosity है यहाँ पे. हमारे यहाँ जहाँ पे साइकेट्री खुद एक इवॉल्विंग फील्ड है और उसमें भी दिस स्पेशलाइजेशन जेरियाट्रिक साइकेट्री, यू नो, हमारे ऐसी कहावतें कही जाती है कि पाका गड़े कांठा ना चढ़े ने, यू नो, प्राण ने प्रकृति साथे जाए. मतलब बुजुर्गों के लिए तो इट्स ओके, अब वो आज है नहीं है, इस तरीके का एक माइंडसेट होता है. इस माइंडसेट में, इस कल्चर में आपने जेरियाट्रिक साइकेट्री इतना नीश चुना और उसमें इतनी एक्सपर्टीज डेवलप की, कैसे? देखिए, जब मैं पढ़ाई कर रहा था सो मुझे तो अहमदाबाद में रहना था, सो आई वांटेड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा विथ मी. और उस टाइम पे ज़्यादातर लोग का जो फोकस था वो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट पे था. डी एडिक्शन वाज नॉट आल्सो इवॉल्विंग एट दैट टाइम. मुझे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट में कुछ नहीं करना था एंड जेरियाट्रिक साइकियाट्री ऐसी चीज़ थी कि दैट विल गिव मी समथिंग एक्स्ट्रा टू स्टे इन अहमदाबाद. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने बात कही ना, ये जो सेइंग गुजराती कहवत, सो हिंदी में भी साठे बुद्धि नाठी, सो 70-72, सो ऐसा बोला जाता है. तो बिफोर 2 years देयर वाज एन आर्टिकल इन टाइम्स दैट वाज फ्रॉम मी ओनली कि आज से 100 साल पहले लोग 60 साल तक जीते ही नहीं थे. सो उस टाइम पे जितनी भी दिक्कतें होती थी एट द एज ऑफ 55 years ना कुछ चालू हो गया और ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इतना हेल्थ रिसोर्सेज नहीं थे, तो लोग ज़्यादातर 60 साल तक तो उनकी डेथ हो जाती थी. अभी लोग 80 years 90 years तक जी रहे हैं. तो वो जो कहावत है ना, वो आज गलत है. वो नहीं होता है. सो मेरे पास कोई अगर डिमेंशिया का पेशेंट है 70 years का, पर आप एज अ कम्युनिटी अगर लेंगे तो 70 years के अगर 100 इंसान में लूंगा, एल्डरली लूंगा, तो उसमें से 3 लोगों को डिमेंशिया है. 97 तो नॉर्मल है. सो वो तो कहावत गलत है. एंड दिस आई एम सेइंग फॉर लास्ट 2 years कि ये सारी चीज़ों को फोकस ना करें. ओल्ड एज में बहुत सारी साइकियाट्री एज वेल एज ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होता है जिसका सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल हो. सो उसको हमें एड्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, मैनेज करना है. और जीरियाट्रिक साइकियाट्री चूज करने के पीछे एक ये भी है कि बहुत सारा, मतलब मैं उस टाइम पे भी मैंने देखा था कि कम्युनिटी में एल्डरली को एज अ लेफ्ट आउट माना जाता था. मेरे सराउंडिंग नेबरहुड में भी कुछ ऐसा था कि आई फील कि दे वर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया बट उनको नेग्लेक्ट किया गया था. सो मुझे वो भी था कि मुझे उनके लिए भी कुछ करना है. तो वो जो डिग्निटी, रिस्पेक्ट, जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है ना, वो भी था उसके पीछे. साथ में अहमदाबाद में भी रहना था, समथिंग एक्स्ट्रा, और जीरियाट्रिक साइकियाट्री को डेवलप करना था. तो मैंने देखा है कि जीरियाट्रिक साइकियाट्री पिछले 10 साल में बहुत इवॉल्व हुआ है. जब मैंने 16, ये मेरा 10th ईयर है डीएम कंप्लीट करने का, और मैं अभी भी गुजरात में एक ही हूँ, ठीक है, कोई और नहीं है. सो पिछले 10 साल में मैंने इसको इवॉल्व होते हुए देखा है कि ओल्ड एज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? उसके बहुत सारे साइकोसोशल रीजंस हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा कि हम ज्यादा जी रहे हैं. अभी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72-75 ईयर्स है एवरेज. आज से 50 साल पहले वो 52 थी. सो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो दैट इज व्हाई आई चोज जीरियाट्रिक साइकियाट्री. इट जस्ट फील्स, जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स स्कोप वगैरह तो एक बात है, पर इट्स वेरी इमोशनल फॉर यू. इट इज अ पॉइंट ऑफ यू नो कनेक्शन फॉर यू. वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की. मैंने बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, काफी वर्कशॉप, सेमिनार्स किए, बहुत कुछ किया है. सो इट इज आल्सो इमोशनल फॉर मी. राइट. आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो आप वो टिपिकल जो कहावत है उस मेंटालिटी में नहीं बिलीव करते. रादर बिल्कुल भी नहीं. आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो कि नहीं, अगर बीमारी है जिस भी एज पे है तो जितना जल्दी उसका सोल्यूशन हो. You mentioned dementia somewhere. Let's understand and let's start with that topic. In general, मान लो मैं हूँ, कोई है नॉर्मल, मतलब
30-35 साल के हैं, पेरेंट्स आपके 55 या 60 से प्लस हो रहे हैं, है ना? हम कई बार देखते हैं एक नॉर्मल एज रिलेटेड भी फॉरगेटिंग होता है कि अरे चाबी ले जाना भूल गया आज, ग्लास ले जाना भूल गया, या फिर अरे ये कौन रिलेटिव है, किसका नाम भूल गए, वो हम देखते हैं। तो आप ये बताइए हमारे लिसनर्स को कि कौन सी फॉरगेटिंग नॉर्मल होती है और क्या वाला फॉरगेटिंग या भूल रहे हैं अगर हमारे पेरेंट्स, तो हमें थोड़ा सा चौकन्ना होके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए विथ एज थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है कॉग्निशन में, इसमें पर्टिकुलरली ये जैसे कि चीज़ें रख के भूल जाना या किसी का नाम रिकॉल करने में थोड़ा लंबा टाइम लगना या उस टाइम पे नहीं हो पाता है, फिर आप कोई और काम करते हो उस टाइम पे याद आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड है ना वो स्लो होती है, और इंटेलिजेंस पे, मेमोरी पे ऐसा कोई असर नहीं होता है। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, विथ एज होने वाला है। बट रेड फ्लैग कब आता है कि जैसे कि कुछ भी इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, जैसे कि खाना बना रहे तो गैस चालू रख दिया, ठीक है, पैसों फाइनेंस मैनेज करने में गड़बड़ होने लगी जो पहले नहीं होती थी ऑब्वियसली। फिर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है कि फाइनेंस की हमने बात की, रास्ता भूलना, और नॉर्मल आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, यूजुअल नॉर्मल रूट्स है उसमें भी गड़बड़ होना, फिर ज़्यादातर ब्लैंक हो जाना और डिसोरिएंटेशन सुबह दोपहर शाम, ये सारी चीजें। सो ये सारे रेड फ्लैग से इससे पता चलता है कि नाउ समथिंग इज रॉन्ग, वी शुड टेक प्रॉपर वर्क, एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहिए। अच्छा, सो कैन आई ट्रांसलेट इट इन अ वे कि अगर एक दो बार भी ऐसा हुआ कि मम्मी या पापा ने बताया अरे मैं एकदम से मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा है, कि जो कि रूटीन का रास्ता है, तो घर वालों को तुरंत थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अरे मतलब ऐसे कैसे, एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जो भी टेस्ट्स भी होते हैं, अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा बता सके कि क्या न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये सब मेमोरी वगैरह को जानने के लिए, टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल है या प्रॉब्लमैटिक है। सो जो भी न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोकॉग्निटिव असेसमेंट होता है या साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि इनिशियल हम असेस करते हैं, स्क्रीन करते हैं। तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट कि जिससे हम स्क्रीन करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन देता है। सो अगर उसमें वी फाइंड के समथिंग इज रॉन्ग, सो मेरा ऐसा है कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो आई इनिशियली असेस, मेरे पास अपना ही एक वो है कि इसमें मैं बातचीत में ही असेस कर लेता हूँ, उनको कुछ कॉपी ड्रॉ और सब कुछ करने को दे देता हूँ, एंड आई फील कि इसमें तो गड़बड़ है, देन आई आस्क फॉर डिटेल न्यूरोकॉग्निटिव असेसमेंट। तो जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे एडेनब्रुक वगैरह है, तो हम उसके ऊपर स्क्रीन करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सा डोमेन ज़्यादा अफेक्टेड है, हमें किस तरफ वर्क करना है, और अगर हमें उसमें कुछ गड़बड़ आती है देन वी आल्सो गो फॉर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्रेन इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई एंड ऑल दैट टू कंफर्म द डायग्नोसिस, बिकॉज डिमेंशिया में भी डायग्नोसिस कंफर्म करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। सो इफ इट इज अल्जाइमर्स की वास्कुलर है, फ्रंटोटेम्पोरल डीएलबी है, तो प्रेजेंटेशंस आर डिफरेंट, तो उसमें डायग्नोसिस कंफर्म करना बहुत जरूरी है। और हमारा ज्यादातर फोकस अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी आइडेंटिफाई करो, जल्दी निदान करो, तो ही इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर हो पाएगी। और शुरुआत के फेज में अगर ट्रीटमेंट या कुछ मेडिसिन से बहुत बेनिफिट होता है, सेम वे कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन से बेनिफिट होता है, तो अगर वो जल्दी स्टार्ट होता है तो बीमारी की स्टेबिलिटी अच्छी रहती है और दे कैन लिव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। राइट, एग्जैक्टली। उसके लिए सो इवन इफ इट इज नॉट रिवर्सेबल, पर एटलीस्ट प्रोग्रेशन तो स्लो हो जाए और मतलब अगेन जितनी लाइफ है उसको और बेटर तरीके से जी पाए। ओके, फेयर। आपने बात की असेसमेंट्स की वगैरह की, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं फ्रॉम अ जेरियाट्रिक साइकेट्रिस्ट कि मान लो आई हैव क्रॉस्ड 55-60 इयर्स और आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मेरी मेमोरी बेटर रहे, है ना, जो भी एज रिलेटेड इश्यूज वो हो बट थोड़े कम हो, या फिर मैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया को थोड़ा सा पुश कर सकूं, डिले कर सकूं, मेरे घर ना आए, मुझे ना हो वो बीमारी। तो उसके लिए आप क्या कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस या इन जनरल क्या सजेस्ट करेंगे जो भी बुजुर्ग होते हैं उनके लिए? सो इसमें दो चीज हैं, एक तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हम कॉग्निटिव ब्रेन एक्सरसाइज और वो सब कुछ भी कर सकते हैं,
अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री है डिमेंशिया की, अल्जाइमर्स किसी को हो रखा है या डिस्टेंट रिलेटिव में भी है और वो उससे बचना तो चाहते हैं, बट वो अपना ऐसे प्रिवेंटिव वास्ते मुझे है कि नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ शुरुआत तो नहीं होगी मेरे में, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं कभी कभी बस भूल रहा हूँ कुछ चीज़ें, दैट कैन बी नॉर्मल। तो उसके लिए वी ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्ड न्यूरोकॉग्निटिव असेसमेंट जो 2 दिन चलता है। द पर्सन हैज टू कम 3 hours फॉर 2 days। तो उसमें पता चल जाता है कि इफ देर इज एनी कॉग्निटिव डोमेन इज अफेक्टेड और नॉट। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा डिजिटलाइज और ऑनलाइन भी कन्वर्ट किया है। सो आई हैव ऑल्सो ऑनलाइन असेसमेंट अवेलेबल कि जो जिसकी लिंक मैं भेज दूंगा वो घर पे असेसमेंट ले लेंगे, उसके रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ आता भी है, दो द डायग्नोसिस इज नॉट डिमेंशिया बट अर्ली कोई एक पर्टिकुलर डोमेन भी अफेक्ट होता है, देन आई कैन गिव देम अ ब्रेन एक्सरसाइज पर्टिकुलरली फॉर दैट डोमेन, और उसके लिए ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो अवेलेबल। अभी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की जो बात हो रही है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें सारे डोमेन्स पे वर्क करना है। सिर्फ आप सुडोकू खेलते रहोगे तो कुछ मतलब नहीं है। सो सारे डोमेन्स पे आपको वर्क करना है। तो उसमें एक तो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, ओके, लाउड रीडिंग, स्पीच आ गया उसमें। शाम को आपका इंटरव्यू होना चाहिए कि सुबह क्या रीड किया था, ओके, तो मल्टीपल हो गया। उसके साथ साथ आपका बेसिक कैलकुलेशन, ओरिएंटेशन, घर में जो चीजें हैं। उसके बाद ऐसा भी इंटरव्यू फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है जो अगर फीमेल है, एल्डरली फीमेल है, तो आप खाना कैसे बनाते हो, चाय बनाने के लिए कौन से स्टेप लगते हैं, कुकिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी, और उसका इंटरव्यू मसाले कैसे चूज करना, अगर 2-5 लोगों का खाना बनाना है तो क्या क्या चीजें लगेगी, आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ये इंटरव्यू होता है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा कॉग्निटिव स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, देखिए ब्रेन एक्सरसाइज या वो अकेली चीज नहीं होती। अगर आपको कोई भी चीज प्रिवेंट करनी है तो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट और सब्सटेंस, ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज में आपका नॉर्मल वॉकिंग हो गया, इफ द फिजिकल हेल्थ इज गुड तो आप एरोबिक एक्सरसाइज, जुम्बा डांस, ये सब कुछ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। योगा प्राणायाम इज ऑल्सो गुड फॉर अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। फिर हाँ, उसमें डाइट में भी अच्छा है कि आपको जो एल्डरली को ज्यादातर बीमारियां होती है, कोमॉर्बिड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो उसके रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ ब्रेन हेल्थ कैसे इम्प्रूव करे उसके लिए भी पर्टिकुलर कुछ डाइट होती है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, ड्राई फ्रूट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बेरीज और कुछ नॉर्मल जो सीजन के हिसाब से फ्रूट्स आते हैं वो लेने होते हैं। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। ज्यादातर टाइम आपका जो है वो घर में या बेड पे नहीं होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्थ। वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, बट सोशल इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्थ आफ्टर द एज ऑफ 60। और जो इंसान रिटायर्ड हो जाते हैं और जिनकी कोई हॉबीज नहीं है, उनको डिप्रेशन एंड लोनलीनेस सबसे ज्यादा सताता है। सो हॉबीज के ऊपर ज्यादा वर्क करो, उसमें टाइम स्पेंड करो। अगर आपकी कोई हॉबीज नहीं है लाइफ में, तो अभी एटलीस्ट जो डेली बिहेवियरल एक्टिवेशन होता है, घर से बाहर निकलना, मंदिर जाना, लोगों से मिलना, या कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, सेवा करो 4 घंटे दिन, वो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा। वो आपको अच्छे ब्रेन में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। सो ये सारी चीजें प्लस म्यूजिक, साउंड, पजल्स, म्यूजिकल पजल्स। आपने पुराना मूवी का गाना बजाया, ये गाना जो था कौन सी मूवी का है, कौन से एक्ट्रेस थे, किसने गाया है, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर, ये ज्यादातर उन लोगों के लिए काम करता है कि जिनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा सुनते थे, इन्वॉल्व रहते थे, उनके लिए बहुत है। अंताक्षरी बहुत अच्छी है। प्लस फैमिली टाइम टुगेदर, वीकेंड में सैटरडे संडे एक डिनर सबका साथ में होना चाहिए। कैरम, कार्ड्स, लूडो, बिजनेस, या जो पिकनिक जैसी गेम होती है, फिर अपने गुजराती में वो लूडो जैसा ही, चौसर जैसा कुछ, वो गेम आप खेलो। सो ये एक फैमिली का टाइम टुगेदर भी उसमें एक होना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट है ना, वो प्रिवेंटिव है, जिसमें सब कुछ आ गया, पर वो सब कुछ ब्रेन हेल्थ के लिए। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे सबसे पता है फैसिनेटिंग यहाँ पे क्या लग रहा है कि इट जस्ट सीम्स कि ज्यादा कुछ अलग नहीं करना। अगर आपकी एक अच्छी रूटीन, हाँ, होम बेस्ड है, आप अपना एक रूटीन, अपनी जिंदगी, अपनी आदतें, हॉबीज सब ठीक ठाक कर रहे हो, यू आर गुड टू गो। यस,
So that is what Hmm. we are also developing. We are Hmm. also developing home based cognitive and Hmm. social activities module Hmm. that we can give to each and everyone. Right. Yet that is preventive part. Hmm. A preventive part for those who are in age like 55-60 Hmm. and those who are into mild cognitive impairment and early dementia. Hmm. उनके लिए भी ये काम करता है. Wow. Perfect. Perfect. So ये भी एक चीज है. Along with all these हम्म, things, मेरा कहीं पे बीच में इंटरेस्ट गया जहाँ पे आपने कहा कि कोई तो कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस फॉर हम्म, एग्जांपल बीच में मैंने खुद ऐसे जस्ट फॉर फन मैंने सोचा कि चलो अब मैं कभी कभी कोशिश करूंगी मैं लेफ्ट हैंड से ब्रश करूं आई मीन नॉन डोमिनेंट हैंड से होपिंग के मेरे दिमाग के yes, कोई नए तार बजेंगे हम्म, या फिर मेरा जो यूजुअल प्रेफरेंस ऑफ म्यूजिक हम्म, है उसे कुछ अलग सुनूं हम्म, अगेन होपिंग के मेरे दिमाग के कोई और तार बजेंगे हम्म, या फिर अगेन जैसे मान लो सुडोकू मतलब मैं बहुत यूज्ड हूँ सुडोकू करने से हम्म, पर कुछ टाइप की गेम्स है जहाँ पे मैं मतलब मेरा ना वो मैच नहीं हो पाता मुझे नहीं हो तो कभी कभी लगता है कि नहीं, कुछ अलग ट्राई करूँ हम्म, यू नो जो मेरे ब्रेन के लिए चैलेंजिंग हो तो ऐसे कोई गेम्स या ऐसी कोई एप्स आप सजेस्ट कर सकते हो एल्डरली के लिए कि मतलब कभी कभी मुझे लगता है वो नॉर्मल गेम कैंडी क्रश खेलते रहते हैं एल्डरली उसके बजाय कोई ऐसी और गेम्स या कोई ऐसी चीजें अगेन होम बेस्ड घर में बैठ के कर सके जिससे भी आपको लगता है कि इट कैन हेल्प स्ट्रेंथन So it is also dependent on कि उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, हाउ दे आर ट्रू यूज टू ये सब चीज़ों के लिए. हम्म सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यू स्टार्ट लर्निंग न्यू लैंग्वेज, ओके लर्निंग न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हम्म आप अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि यू आर नॉट मोर सोशल, हम्म स्टार्ट सोशलाइजिंग. यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट. सो ये सारी चीज़ें हैं. यू कैन ऑल्सो, जैसे आपने बोला कि नॉन डोमिनेंट हैंड से तो ब्रेन का जो अपोजिट रिप्रेजेंटेशन है तो वो स्टिमुलेट होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, वो भी कर सकते हैं. और जो गेम्स की आपने बात की तो देर आर सो मेनी गेम्स, पर अभी इंडिया में भी इफ़ वी कैन सी दैट अगर 100% एल्डरली पॉपुलेशन लेंगे तो उसमें भी 10, 15 और 20% आर यूज टू राइट using mobile. ट्रू So हाँ, there are Lumosity and so many other games. लिस्ट है उसका मुझे अभी याद नहीं है, पर वो कर सकते हैं. वो यूज करने से बेनिफिट जरूर होता है. बट आई ऑल्सो फील कि अगर आप सुडोकू खेलते हैं तो हर रोज सुडोकू ना खेलें. आपके पास 7 दिन की 7 गेम होनी चाहिए. ओके बिकॉज व्हेन यू यूज वन तो आपका ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन या जो भी लर्निंग होगा ना वो एक ही तरह की होगी. हाँ आपको स्ट्रेटेजी वाली गेम भी खेलनी पड़ेगी. सुडोकू है, ये तो कार्ड्स में सॉलिटेयर है, तो बहुत सारी चीजें होती है. यू कैन रोटेट. और जो गेम्स आपको ऐसा फील होता है कि मुझे ये इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें मैं हमेशा हार जाता हूँ या मैं कुछ आगे कर नहीं पाता, उस पे आपको ज्यादा वर्क करना है. राइट जहाँ चैलेंज है ना वहाँ ज्यादा काम करना है, तो वो सबसे पहले करना है. उसमें आपको सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, मतलब ब्रेन को सबसे ज्यादा स्टिमुलेशन न्यू मिलता है. हाँ राइट तो वो चीज कर सकते इंटरेस्टिंग हैं. इट साउंड्स वेरी सिमिलर टू एक्सरसाइज कि रोज मतलब सालों सालों तक एक ही टाइप ऑफ एक्सरसाइज मत करो कभी वॉक कर रहे हो तो कभी कार्डियो करो कभी वेट ट्रेनिंग करो यस. या तो कभी उसमें योगा करो चेंज होना ऐसे चाहिए. हाँ क्योंकि आपकी सिर्फ एक चीज से पूरे बॉडी को फायदा नहीं होने वाला. बहुत सारी चीजें आप रोटेट करोगे तो धीरे धीरे फायदा होने वाला है. होगा ओके मेक सेंस आई थिंक इससे बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा हमारे लिसनर्स को हम्म, कि क्या स्ट्रैटेजीज आप मतलब ये डिमेंशिया अल्जाइमर सब प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हो दूसरा अगर मतलब क्या वार्निंग साइंस है रेड फ्लैग्स है जो कि अगर आपको लगता है कि हो रहे हैं आपके आसपास आपके माता पिता दादा दादी को तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है बहुत सारे असेसमेंट है साइंटिफिक कि जिससे पता चलेगा कि भाई माइल्ड इम्पेयरमेंट है या सीवियर है या जो भी जिस भी स्टेज पे है कहाँ से उसको रोक पाए तो नहीं कहूंगी पर एटलीस्ट प्रोग्रेशन रोक पाए. प्रोग्रेशन रोक पाए. अगर बीमारी का डायग्नोसिस कंफर्म होता है तो एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स को इतना अवेयर किया जाए कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, आगे क्या होने वाला है और प्रोग्नोसिस क्या है. तो जैसे कि कुछ बीमारियां हैं जो थोड़ी रैपिडली प्रोग्रेस होती है, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया. सो उसमें हम उनको बताते हैं कि भाई आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट करो कि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले. यू हैव टू लिव विद दैट. आपको मैनेज करना है, आपको अपना हेल्थ भी ध्यान रखना है. तो उनका केयर गिवर काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग भी होता है कि भाई आपके जो फैमिली मेंबर है जो डिमेंशिया के पेशेंट है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे बात करनी है. बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जब बिहेवियर बहुत
प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसमें फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसकी वजह से उनका बिहेवियर और खराब होता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रियलिस्टिक ओरिएंटेशन हम दे देते हैं कि भाई ये चीज़ आपको एक्सपेक्ट करनी है और ये बीमारी जो है वो इरिवर्सिबल है। हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आगे ना बढ़े, आगे बढ़ेगी भी तो धीरे-धीरे बढ़ेगी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहे। तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ओके, फेयर, दैट मेक्स सेंस। आई थिंक एक लास्ट डोमेन पे भी मैं थोड़ा, और आप आए ही हैं तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। What we also see in old age these days is loneliness. बच्चे यूएस कनाडा रह रहे हैं या यहाँ पे भी है पर शायद अलग रह रहे हैं, जो भी सोशल सिस्टम हमारी चेंज हो रही है, एंड एट द सेम टाइम जो स्क्रीन एडिक्शन है, फ्रैंकली मेरे क्लिनिक पे जब मैं देखती हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बिलो 30 वालों का जितना स्क्रीन एडिक्शन है उससे ज्यादा अबव 45 वालों का है ना, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब अब बच्चों की शादी होगी वगैरह, नाउ डोंट नो व्हाट टू डू, तो स्क्रीन एडिक्शन वगैरह बढ़ रहा है। हाउ डू यू सी दैट और हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए, लोनलीनेस जो है ना, अभी नाउ इट इज कंसिडर्ड अ डिजीज, बिकॉज बच्चे तो यूएस या मतलब एनआरआई हैं, इंडिया में भी ऐसा है कि माँ बाप यहाँ रहे हैं, बच्चे बेंगलोर में, बिकॉज ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो उसमें जो यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, अगर उनकी लाइफ लॉन्ग कोई ऐसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट या हॉबीज नहीं है ना, तो दे विल स्लिप इनटू डिप्रेशन एंड लोनलीनेस वेरी इजीली। सो वो तो होने ही वाला है, पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनका रूटीन डेवलप किया जाए, हॉबीज के लिए उनको स्टिमुलेट किया जाए। उसके साथ साथ जो सोशल इंटीग्रेशन है ना, जैसे कि वो अपने बच्चों के साथ वीडियो कॉल से या उससे कनेक्टेड है, तो वो टाइम रूटीन में कि इस टाइम पे होने ही वाला है, तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जैसे बाकी चीज़ें मैंने बताई, न्यूज़पेपर रीडिंग है या कुछ गेम्स हैं, उसका एक स्केड्यूल हो कि भाई आपको 1 घंटा तो यही करना है। एंड ज़्यादातर क्या होता है कि जो बच्चे उनके साथ नहीं है बट वो उनका ख्याल तो अच्छे से रखते हैं, सो वो दे विल मैनेज के उनकी दवाइयाँ उनकर पहुंच रही है, उनकी ग्रोसरी आ रही है, वो जा रहे ला रहे क्या करे, सब कुछ उनको पता होता है। तो दे ऑल्सो गिव अरेंज अ केयर टेकर फॉर देम। तो मेरे पास ऐसे कुछ है कि उनके वहाँ सुबह 11 से शाम को 5 बजे तक एक लेडी आती है, वो घर का काम नहीं करती है, जिनसे बातें करती है, उनके साथ गेम्स खेलते। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं मतलब यूएस में बैठे हैं और अपने माँ बाप के लिए सब कुछ अरेंज किया हुआ, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तो वो उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं, तो उसका भी स्केड्यूल है, ठीक है, वो खाना खा रहे हैं, वो दवाई ले रहे हैं, उसका ध्यान रखते हैं। सो ऐसे भी होता है। सो ये सारी चीजें हैं। अगर किसी ने अपनी, जैसे कि पहले मंदिर जाते अब छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? मजा नहीं आता है, वहाँ पे कोई जान पहचान वाला नहीं, पर जाना चालू करो। एटलीस्ट आप मंदिर जाओगे, आरती में बैठोगे, तो उसका भी एक हीलिंग पार्ट है। अपने इंडियन कल्चर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबको, मेरे जितने भी एल्डरली पेशेंट्स हैं, वो डिमेंशिया के पेशेंट्स नहीं, ऐसे भी अगर डिप्रेशन एंजाइटी के, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप जाओ मंदिर, आरती में बैठो, उसकी जो आवाज से भी लोग हील होते हैं। साउंड हीलिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, बट होता है, तो वो करो। आप वहाँ पे जाएंगे तो वॉक हो जाएगा, आप वहाँ पे प्रदक्षिणा करो। सो वो सारी चीजें हैं। और वहाँ जाओगे तो लोगों से मिलोगे, हाई हेलो होगा, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटरेक्शन हो गया। तो वो एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ नहीं करना, बस जाना है, बैठना है, आना है, जो भी मिले उसे हाई हेलो करना है। सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल इंटीग्रेशन है। अगर कुछ एल्डरलीज ना मोबाइल यूज नहीं कर पाते, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के जमाने में अगर बच्चे साथ में नहीं है, सो मोबाइल यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रेनिंग भी जरूरी है, सोशल इंटीग्रेशन जरूरी है। सो अपनी जितनी हॉबीज उन्होंने छोड़ दी है, उसमें फिर से वो एंटर हो, ठीक है, घर से बाहर निकले। सो ये सारी चीजें उनको फायदा करेगी। अगर जिस सिटी में वो रह रहे हैं वहाँ पे सो मैनी उनके रिलेटिव्स हैं, मतलब कजिन्स वगैरह रहते हैं, तो एटलीस्ट वीक में एक बार सब इकट्ठा हो, कुछ तो ये सारी चीजें उनका लोनलीनेस कम करेगी। और घर का जितना भी सामान है ना, मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर एल्डरली उनके पेरेंट्स कॉग्निटिवली बेटर है ना, तो बच्चे वहां से सब कुछ मैनेज ना करें, उनको खुद ग्रोसरी लेने जाने दो, उनको खुद ऑर्डर करने दो, दे विल लर्न, तो उससे ज्यादा फायदा होगा उनको। तो वो एक चीज है, जब तक हो सकता है लेट देम बी इंडिपेंडेंट, ताकि भाई उसमें भी दिमाग चलता रहेगा। क्या होगा, मैं तो जितने भी मेरे एल्डरली पेशेंट है उनको बोलता हूँ कि बॉडी एंड माइंड वर्क सेम है। अगर काम नहीं करवाओगे तो काट लगने, मतलब जंग लगने लगेगा। सो वो तो जरूरी है कि आप फिजिकली भी
also you have to be active mentally and brain related also you have to be. एग्जैक्टली, यूज इट और लूज इट, Yes. वैसा। ओके, दैट मेक सेंस। बहुत सारी चीजें समझ में आई। शायद मैं इसका एक कंक्लूजन, एक एडिशनल ये भी निकालूंगी जो मैंने आप ही की वीडियो में कहीं पे देखा था। कई बार ओल्ड एज में डिप्रेशन या एंगर को हम स्वभाव के जैसे ले लेते हैं कि अरे इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, या फिर ठीक है अब इस उम्र में तो ऐसा ही स्वभाव होता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे इस उम्र में अगर डायबिटीज हुआ तो हम उसे एक इलनेस के जैसे ट्रीट करते हैं ना, कि नहीं भाई डायबिटीज हुआ है तो उनको दवाई देनी पड़ेगी। सिमिलरली ओल्ड एज में डिप्रेशन लग रहा है, टेंशन ज्यादा बढ़ रही है, ओसीडी डेवलप हो रहा है, या भूलने की बीमारी कुछ भी हो रही है, जस्ट बिकॉज इट इज ओल्ड एज डज नॉट मीन कि स्वभाव ही ऐसा है या डजंट मैटर, हो जाएगा नहीं, वरना वो वर्सन होता जाएगा। सो यू मस्ट कंसल्ट अ प्रोफेशनल जब भी, मतलब शुरुआत में ही ऐसा लगता हो तो। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड टू कंक्लूड दिस? नहीं, मेरा बस ये एक ही है, बिकॉज आई फील कि जीरियाट्रिक साइकियाट्री के लिए वर्क ज्यादा होना चाहिए। सो इवन हमारे देश में ना मेडिकल प्रोफेशनल्स आर आल्सो वेरी इग्नोरेंट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स आल्सो। सो जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो डिमेंशिया सुनते हैं ना तो बोलते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, अभी छोड़ो, इसकी सेवा करो। सो मैं जस्ट इतना सेंसिटाइज करना चाहता हूँ कि इफ यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, अगर आपको डिमेंशिया के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में एडवाइस भी मत दे, ठीक है? बिकॉज डिमेंशिया ऐसी चीज है कि उसमें बहुत ज्यादा वर्क होता है। कोई भी पेशेंट अगर डिमेंशिया से गुजर रहा है तो उसमें सिर्फ दवाई नहीं होती, उसमें 4 पार्ट होता है। एक तो मेडिकेशन स्टेबिलाइज द इलनेस, उसके साथ साथ कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन होते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती है, साइको केयर गिवर जो होते हैं उसका एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है? सो ये सारी चीजें भी पार्ट ऑफ दी ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। तो अगर फैमिली मेंबर को पता चलता है कि ये मेरे फादर को डिमेंशिया है, पर उसको पता नहीं कि मुझे क्या करना है इसके लिए, तो वो उसको नेग्लेक्ट करना चालू कर, बिकॉज ग्रेजुअली ना डिफिकल्ट बिहेवियर डेवलप होने वाले हैं। तो अगर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में ये साइको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है तो दे विल बी एबल टू मैनेज देम प्रॉपरली, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है। तो दैट इज द ट्रीटमेंट पार्ट। सिर्फ ओल्ड एज ठीक तो होने वाला नहीं, दिस इज अ थेराप्यूटिक एंड पॉइंट, उसमें ज्यादा हम कुछ करने वाले नहीं है। पर जो दवाई होती है उससे स्टेबिलाइजेशन आता है, एक्टिविटी से स्टेबिलाइजेशन आता है, तो वो होता है, इतना तो हमें बताना चाहिए ना। वी जस्ट कैन नॉट इग्नोर के डिमेंशिया है तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेडिकल प्रोफेशनल को भी ये चीजें समझनी चाहिए कि वो उनको दे ऑल्सो स्टार्ट नेग्लेक्टिंग, बिकॉज ये ठीक नहीं होने वाला है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं काफी अवेयरनेस के लिए काम करता हूँ। यस, आई थिंक द बॉटम लाइन इज, जैसे आप अगर कार्डियोलॉजिस्ट हो पर आपको लग रहा है नहीं लिवर का कुछ है, तो आप लिवर स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हो ना, वहां पे आप एडवाइस नहीं देते अननेसेसरी। तो सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मेमोरी इश्यूज है, तो आप अपना एक रैंडम एडवाइस देने की बजाय क्लियरली से कि भाई प्लीज कंसल्ट अ जेरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट, so that again patient reaches the perfect resource for help. Geriatric psychiatrist nahi, jo you can refer to Any, neurophysician, they also exactly. do certain work, they also manage a patient in a better way. मेरे पास आता है तो I manage, sometimes neurophysician refer to me for behavioral aspect training, counseling and all that, so we work in a liaison. True, so that is we both work together. so ऐसा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वी वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी की जहाँ पे डिमेंशिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, अगर इंडिया में है, तो उसके लिए सबको वर्क करना पड़ेगा। तो जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको ये आइडिया होना चाहिए कि डिमेंशिया में क्या क्या चीजें होती है। राइट, यस, एंड यू शुड ऑल्सो नो कि कहाँ पे रेफर करें। डॉक्टर रवि सोनी फॉर कमिंग हियर, आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स शेयर की जो सबको बहुत हेल्प करेगी टू एल्डरली हु आर लिसनिंग, कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटी इम्प्रूव करे, टू चिल्ड्रन लाइक मी जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, एंड टू एवरीबडी इन जनरल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Please share your comments and suggestions for topics, and do share, like and subscribe this channel. Thank you.